साउंड एक मैकेनिकल वेव जिसे चलने के लिए कोई ना कोई मीडियम चाहिए। मीडियम की रिक्वायरमेंट है ही यहाँ। बिना मीडियम के मैकेनिकल वेव नहीं चल सकती। जो आप पानी के ऊपर लहरें देखते हैं वो मैकेनिकल वेव्स हैं। कहाँ चल रही हैं वो? उनके लिए पानी मीडियम है। साउंड साउंड भी हमारी मैकेनिकल वेव है। कहाँ चल रही है? एयर में। और मैकेनिकल होने के साथ साथ साउंड कैसी है? लॉन्गिट्यूडिनल। लॉन्गिट्यूडिनल लहरें हैं। लहरें कौन सी मैकेनिकल वेव है? पानी के ऊपर बनने वाली लहरें कौन सी मैकेनिकल वेव है? ट्रांसवर्स। क्यों है ट्रांसवर्स? क्योंकि वहां पानी के पार्टिकल, मीडियम के पार्टिकल वेव प्रोपेगेशन के परपेंडिकुलर मूव करते हैं। वेव चल रही है ऐसे, पानी के पार्टिकल ये मूव करेंगे। वेव का मोशन ये है। अगर वेव एक्स एक्सिस के अलोंग चल रही है तो जिस मीडियम से चल रही है उस मीडियम के पार्टिकल वाई एक्सिस पर वाइब्रेट कर रहे हैं, ऑसिलेट कर रहे हैं। लेकिन एयर, एयर की ये पार्टिकल समझ लो आप, ये मेरी 10 उंगलियां एयर के पार्टिकल। दिस इज द नॉर्मल पोजीशन ऑफ पार्टिकल्स। ये नॉर्मल डिस्टेंस है पार्टिकल्स के बीच में। जब साउंड चल रही है मेरे लेफ्ट हैंड से राइट हैंड की तरफ, तो ये पार्टिकल पास आ गए, कंप्रेशन बन गया। फिर ये पार्टिकल दूर गए, ये पार्टिकल पास आ गए, ये दूर गए, यहाँ कंप्रेशन बन गया। फिर ये वाला कंप्रेशन आगे पहुंच गया, यहाँ रेडिफिक्शन बना तो यहाँ कंप्रेशन बन गया। ए वेव का मोशन ये रहा। और पार्टिकल का मोशन क्या है? ये रहा। पार्टिकल कैसे मूव कर रहे हैं? वेव मोशन के पैरेलल। तो ये लॉन्गिट्यूडनल वेव है। मैकेनिकल में भी कौन सी वेव है ये? मैकेनिकल में भी लॉन्गिट्यूडनल वेव है। मैकेनिकल वेव है, मीडियम चाहिए। तो मीडियम में कुछ प्रॉपर्टीज चाहिए। कौन सी प्रॉपर्टी चाहिए? पहली प्रॉपर्टी चाहिए कि मीडियम के पार्टिकल का कुछ ना कुछ इनर्शिया होना चाहिए। कुछ ना कुछ इनर्शिया होना चाहिए मीडियम के पार्टिकल में। इनर्शिया क्यों चाहिए? ताकि वो अपने अंदर एनर्जी स्टोर कर सके, काइनेटिक एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी। और दूसरी रिक्वायरमेंट क्या है कि मीडियम होना चाहिए इलास्टिक, ताकि मीडियम की इलास्टिक फोर्स ऑसिलेशन के टाइम किस फोर्स की तरह काम कर जाए? रिस्टोरिंग फोर्स की तरह काम कर जाए, जो पार्टिकल को डिस्प्लेस पोजीशन से वापस उसकी ओरिजिनल पोजीशन पर लाने की टेंडेंसी रखे। तो ये जब प्रॉपर्टी रिक्वायर्ड है, दो प्रॉपर्टी मीडियम की रिक्वायर्ड है जिसमें इलास्टिक, अच्छा सारी मीडियम की इलास्टिसिटी एक सी नहीं होती, कुछ ज्यादा इलास्टिक है, कुछ हम कम इलास्टिक है। तो सारे मीडियम में वेव का प्रोपेगेशन एक जैसा नहीं होने वाला। डिपेंड करेगा कि इलास्टिसिटी क्या है, डिपेंड करेगा पार्टिकल्स में कितना इनर्शिया है। तो इन्हीं दोनों फैक्टर्स को देखते हुए मीडियम में स्पीड ऑफ मैकेनिकल वेव होती है इलास्टिसिटी डिवाइडेड बाय डेंसिटी। डेंसिटी में पार्टिकल का मास आ गया ना, ई इलास्टिसिटी आ गई। ये किसी भी मैकेनिकल वेव की किसी भी मेटीरियल मीडियम के अंदर वेलोसिटी का फॉर्मूला है। ये मैकेनिकल वेव किसी भी तरह की हो सकती है। मतलब ये पानी के ऊपर बनने वाली लहरें भी हो सकती हैं, ये रस्सी में बनने वाली लहरें भी हो सकती हैं, ये साउंड भी हो सकती है। ये जनरल फॉर्मूला आ गया, जनरल फॉर्मूला आ गया। लेकिन जब हम इसे अप्लाई करेंगे साउंड के लिए तो ठीक है, इलास्टिसिटी हम ले लेंगे। सॉलिड है तो सॉलिड की इलास्टिसिटी, लिक्विड है तो लिक्विड की इलास्टिसिटी, जो भी मीडियम होगा उसकी इलास्टिसिटी ले लेंगे, काम बन जाएगा। लेकिन जब हमें गैस या एयर में फाइंड करनी होगी तो एयर की तो इलास्टिसिटी फिक्स नहीं है। वहां डिपेंड है कि इलास्टिसिटी
कैलकुलेट करते हुए कौन सी कंडीशंस फॉलो की गई हैं, कंडीशंस पर डिपेंड है वहां। जब कंडीशंस पर डिपेंड है तो इसका मतलब हमें उन कंडीशंस को कंसीडर करना पड़ेगा। अब न्यूटन ने यही बात कंसीडर की। न्यूटन ने कहा कि जब एयर में या गैस में साउंड का प्रोपेगेशन हो रहा है, साउंड चल रही है, तो कोई टेम्परेचर में चेंज नहीं हो रहा। ऐसा नहीं है कि मैं वॉल्यूम बढ़ा दूं इसकी एम्पलीफायर की तो यहाँ गर्मी हो जाएगी, मजा आ जाएगा, कुछ नहीं होने वाला। ऐसा नहीं कि पंखे की स्पीड, पंखा जरा तेज चला दिया तो अच्छी हवा लगने लगी, और इसकी वॉल्यूम बढ़ा दो तो थोड़ा सा झोंका सा लगने लगे हवा का, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। तो यहाँ टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा। इसका मतलब साउंड के प्रोपेगेशन में जो कंप्रेशन वेरिफिकेशन, कंप्रेशन वेरिफिकेशन, कंप्रेशन वेरिफिकेशन बनता है, ये कंप्रेशन वेरिफिकेशन का बनना आइसोथर्मल चेंजेस है। आइसोथर्मल चेंजेस है, करेक्ट। बिल्कुल सिंपल सा नॉर्मल ऑब्जर्वेशन था न्यूटन का, और उन्होंने ठीक बताया। तो यही फॉर्मूला जब हम अप्लाई करेंगे, अप्लाई करेंगे किसके लिए? जब हम ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे एयर या गैस के लिए, वेलोसिटी ऑफ साउंड इन गैस कितनी होनी चाहिए? इलास्टिसिटी कौन सी? आइसोथर्मल, डिवाइडेड बाय डेंसिटी। ई क्या, आई क्या है? ई आई है आइसोथर्मल इलास्टिसिटी। ठीक है। अब इलास्टिसिटी का जो फॉर्मूला था, बेसिक फॉर्मूला था क्या? स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। स्ट्रेस होता है फोर्स बाय एरिया, स्ट्रेन होता है, अगर हम गैस की बात करेंगे तो चेंज इन वॉल्यूम, चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम। तो इलास्टिसिटी को हम लिख सकते हैं प्रेशर, क्योंकि फोर्स अपॉन एरिया तो प्रेशर बनेगा ना, या चेंज इन प्रेशर भी लिख सकते हैं इसे हम, चेंज इन प्रेशर अपॉन चेंज इन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वॉल्यूम। ये आपकी होगी इलास्टिसिटी। ये इलास्टिसिटी का जनरल फॉर्मूला है गैस के लिए। ना अभी ये आइसोथर्मल है ना ये एडियाबैटिक है। इसका आइसोथर्मल होना या एडियाबैटिक होना डिपेंड करेगा किस पर? इसका आइसोथर्मल होना या एडियाबैटिक होना डिपेंड करेगा किस पर? कि वो कंडीशंस क्या फॉलो की गई है। ये तो इलास्टिसिटी का जनरल फॉर्मूला हो गया। ठीक है। अब न्यूटन ने कहा कि जब साउंड प्रोपेगेट करती है एयर में या किसी गैस में, तो फिर जितने भी चेंजेस होते हैं वो कैसे हैं? आइसोथर्मल। तो अब हमें आइसोथर्मल इलास्टिसिटी फाइंड करनी है। आइसोथर्मल का मतलब कांस्टेंट टेम्परेचर। एट कांस्टेंट टेम्परेचर पीवी इक्वल्स कांस्टेंट, तो डी पी डीवी प्लस वी डी पी इक्वल्स जीरो। ठीक है। तो पी डीवी इक्वल्स माइनस वी डी पी, और P इक्वल्स माइनस वी डी पी बाय डी वी। तो P इज इक्वल्स टू माइनस डी पी डी वी बाय वी। लेकिन dp बाय dv बाय v ये क्या है? ये इलास्टिसिटी है। देखो ध्यान से, ये इलास्टिसिटी का एक्सप्रेशन है, ये ना आइसोथर्मल है ना एडियाबैटिक है। ये तो इलास्टिसिटी का जनरल फॉर्मूला आ गया। अब क्योंकि हमने ये काम, ये जो डिफरेंशिएशन करा है, ये सारा प्रोसेस किया है कांस्टेंट टेम्परेचर के लिए, तो इसका मतलब ये वाली कौन सी बन जाएगी? ये कौन सी इलास्टिसिटी बन जाएगी? ये आइसोथर्मल इलास्टिसिटी बन जाएगी। क्यों बन जाएगी आइसोथर्मल इलास्टिसिटी? क्योंकि ये सारा प्रोसेस आपने किसके लिए किया है? कांस्टेंट टेम्परेचर के लिए किया है। ठीक है।
फॉर कांस्टेंट टेम्परेचर dp बाई dv बाई v इक्वल्स क्या बनेगा आपका, आइसोथर्मल इलास्टिसिटी। और रही बात निगेटिव साइन की, निगेटिव साइन रिप्रेजेंट क्या, डिक्रीज इन वॉल्यूम, किसके साथ में, विद इंक्रीज इन प्रेशर। तो इसलिए यहां से हम छोड़ देते हैं, तो इसलिए अब P इजिकल्स टू क्या बना आपका, EI। निगेटिव को छोड़ दिया हमने, ठीक है। तो इसलिए स्पीड ऑफ साउंड इन एयर कितनी हो गई, स्पीड ऑफ साउंड इजिकल्स टू हो गई आपकी प्रेशर अपॉन डेंसिटी, प्रेशर अपॉन डेंसिटी। क्यों प्रेशर कहां से ले लिया, क्योंकि ये आइसोथर्मल इलास्टिसिटी को सब्स्टिट्यूट कर दिया, किससे सब्स्टिट्यूट कर दिया है, प्रेशर से सब्स्टिट्यूट कर दिया। तो V इजिकल्स टू P बाय रो, ठीक है। एट STP प्रेशर होता है 1.015 इंटू 10⁵ न्यूटन पर स्क्वायर मीटर, और डेंसिटी होती है 1.293 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। सब्स्टिट्यूट कर दीजिए यहाँ वैल्यू, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज, V इजिकल्स टू निकल कर आएगा आपका 280 मीटर्स पर सेकेंड, अप्रोक्सीमेटली 280 मीटर पर सेकेंड। लेकिन जब आप प्रैक्टिकली फाइंड करेंगे, जब आप प्रैक्टिकली फाइंड करते हैं स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, प्रैक्टिकली एट STP स्पीड ऑफ साउंड इन एयर ये निकल कर आती है 332 मीटर पर सेकेंड। तो प्रैक्टिकल वैल्यू रिलायबल है, इसका मतलब ये जो फॉर्मूला बनाया है प्रेशर अपॉन रो स्क्वायर रूट, ये न्यूटन का फॉर्मूला है, ये गलत है। ये क्या है, ये न्यूटन्स फॉर्मूला, किसके लिए, फॉर स्पीड ऑफ साउंड इन एयर और गैस, स्पीड ऑफ साउंड इन एयर और गैस के लिए न्यूटन का फॉर्मूला है। ये तो हो गया गलत, क्योंकि प्रैक्टिकल से बहुत बड़ा डिफरेंस आ रहा है, छोटा मोटा डिफरेंस नहीं आ रहा, ठीक है। इस फॉर्मूले में न्यूटन के बाद एक दूसरे साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसे करेक्शन किया, लाप्लास करेक्शन। लाप्लास ने क्या कहा कि जो फॉर्मेशन ऑफ कंप्रेशन एंड रेरिफैक्शन आर एडियाबैटिक ड्यू टू फास्ट प्रोसेस, क्योंकि ये प्रोसेस बहुत फास्ट है, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड लगता है कंप्रेशन को बनने में और फिर कंप्रेशन से रेरिफिकेशन बन जाने में। यहां ये रेरिफिकेशन बना हुआ है, यहाँ ये कंप्रेशन बना हुआ है, यहाँ रेरिफिकेशन बना हुआ है, यहाँ ये कंप्रेशन बना हुआ है, यहाँ ये रेरिफिकेशन बना हुआ है, यहाँ ये कंप्रेशन बना हुआ है, यहाँ ये रेरिफिकेशन बना हुआ है, कंप्रेशन रेरिफिकेशन रेरिफिकेशन कंप्रेशन रेरिफिकेशन कंप्रेशन। अभी जहां रेरिफिकेशन बना हुआ है वहां कंप्रेशन बन जाएगा, जहां कंप्रेशन बना हुआ वहां रेरिफिकेशन बन जाएगा। अगर 10,000 भी, आपको पता ऑडिबल फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, ऑडिबल फ्रीक्वेंसी कितनी होती, कितनी फ्रीक्वेंसी को हम सुन पाते हैं, कम से कम 20 हर्ट्ज और ज्यादा से ज्यादा 20,000 हर्ट्ज। अगर किसी साउंड सोर्स से साउंड निकल रही है लेकिन उसकी फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से कम है, यानी एक सेकेंड में वो 20 ऑसिलेशन से भी कम ऑसिलेशन कर रही है, तो हमें उसमें से निकलने वाली साउंड सुनाई नहीं देगी। अब ये देखो मेरा हाथ ऑसिलेट कर रहा है, लेकिन एक सेकंड में 20 बार नहीं कर रहा, इससे भी साउंड निकल रही है, लेकिन वो हमारी ऑडिबल रेंज के बाहर निकल गई। इसी तरह कोई
साउंड सोर्स का वाइब्रेशन 20,000 से भी ज्यादा है एक सेकंड में, तो भी उससे निकलने वाली साउंड हमें सुनाई नहीं देगी। 20 से 20,000 तक की हमारी ऑडिबल रेंज है अप्रोक्सीमेटली। थोड़ा बहुत वेरिएशन हो सकता है पर्सन टू पर्सन, राइट। तो इसकी मिड भी मान लो आधी, औसतन 10,000। एक सेकंड में 10,000 कंप्रेशन बनेंगे और 10,000 ही क्या बनेंगे, रेरिफेक्शन बनेंगे। 10,000 कंप्रेशन, 10,000 रेरिफेक्शन। तो एक कंप्रेशन बनने में कितना टाइम लगा, 1/10 20,000 सेकेंड। बहुत छोटा टाइम है। एक कंप्रेशन बनने में कितना टाइम लगा, 1/20,000 सेकेंड। 1/1 के लिए 20,000 लिखो, इतना कम समय। तो लाप्लास ने कहा कि इतना छोटा टाइम है कि अगर कंप्रेशन के टाइम पर कंप्रेशन की लोकेशन पर हीट जनरेट होती है तो उसे बाहर जाने का टाइम नहीं मिला। रेरिफिक्शन पर अगर टाइम रिक्वायर्ड है, वो हीट रिक्वायर्ड है, तो बाहर से कहीं से हीट को आने का टाइम नहीं मिला। यानी कंप्रेशन पर टेम्परेचर बढ़ जाता है, रेरिफिक्शन पर घट जाता है। हमें क्यों फील नहीं हो रहा, क्योंकि ये वेरिएशन इतने फास्ट है कि हम उसको फील ही नहीं कर सकते। लेकिन जो हो रहा है वो तो हो रहा है ना, हमें फील नहीं हो रहा है। हम फील नहीं कर पा रहे, उससे नेचर को क्या मतलब है, उससे नेचर को क्या मतलब है। हमें अंधेरे में नहीं दिखाई दे रहा, नेचर को इससे क्या मतलब है, वो तो अंधेरा करेगी करेगी। तो जो चीज हमें सुनाई नहीं दे रही, दिखाई नहीं दे रही है, हो रही है नेचर में, तो इसमें नेचर की गलती नहीं है, गलती तो हमारी कि हम उसे फील नहीं कर पा रहे, हम उसे ऑब्जर्व नहीं कर पा रहे, या हमारे पास अभी वो टेक्नोलॉजी नहीं है जिससे हम उसको पकड़ पाए, ऑब्जर्व कर पाए। तो लाप्लास ने बेसिकली कहा कि ये जो भी चेंज है, कंप्रेशन का बनना, रेरिफिक्शन का बनना, ये आइसोथर्मल चेंज नहीं है। ये कैसे है, एडियाबैटिक चेंज है। एडियाबैटिक चेंज है। तो फिर अब फॉर्मूला क्या होना चाहिए, अब वेलोसिटी का फॉर्मूला होना चाहिए, या इलास्टिसिटी कौन सी लेनी है, एडियाबैटिक अपॉन रो डेंसिटी। अब एडियाबैटिक इलास्टिसिटी कैसे निकालेंगे, एडियाबैटिक चेंजेस में एडियाबैटिक चेंजेस में गैस फॉलो करती है इक्वेशन पी वी टू द पावर गामा इक्वल्स कांस्टेंट, वेयर गामा इक्वल्स Cp by Cv, ratio of two principal specific heat capacities of gas। तो अब हम इसे इस इक्वेशन से एडियाबैटिक इलास्टिसिटी फाइंड करते हैं। तो डिफरेंशिएट कर दीजिए, P, इसको जब आप डिफरेंशिएट करेंगे तो डिफरेंशिएशन में जो भी पावर है उसे मल्टीप्लाई में ले लो, नई पावर में एक माइनस कर दो, और क्योंकि ये फंक्शन ऑफ ए फंक्शन है तो एक बार वॉल्यूम का डिफरेंशिएशन और करना पड़ेगा आपको, प्लस अब वॉल्यूम कांस्टेंट ले लो, डिफरेंशिएशन किसका, प्रेशर का, और दूसरी तरफ कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 0 होता है, करेक्ट। अब जरा देखें ध्यान से, मैंने इसे लिखा P गामा P V टू दी पावर गामा V टू दी पावर -1 dV प्लस V टू दी पावर गामा dP इक्वल 0। और अब इसे क्या लिखा, गामा P V टू दी पावर गामा डिवाइडेड बाय V dV इक्वल्स माइनस V टू दी पावर गामा dP। V टू दी पावर गामा दोनों तरफ है, तो क्या बनता है यहां गामा P dV बाय V इक्वल्स माइनस dP। ओके, अब देखना ये पूरी की पूरी फिगर, इसको मैं सिंगल क्वांटिटी मान के इधर नीचे ले लेता हूं, या बच्चों की तरह खेल करके दिखाऊं कि पहले वॉल्यूम को यहाँ ले गए, नीचे ले गए और फिर वो ऊपर। गामा P इक्वल्स dP, और ये पूरी की पूरी रेशियो डिवाइड में dV बाय V, एंड
by the definition of elasticity, dp बाय dv बाय v, ये क्या बना, ये आपका इलास्टिसिटी बन गया। लेकिन क्योंकि आपने ये सारा का सारा प्रोसेस किया किसके लिए, एडियाबैटिक चेंज के लिए, तो अब ये कौन सी वाली इलास्टिसिटी बनी, एडियाबैटिक। तो कुल मिलाकर हिसाब बना एडियाबैटिक इलास्टिसिटी इक्वल्स गामा पी। अब ये एडियाबैटिक इलास्टिसिटी हो गई, तो आपका फॉर्मूला मॉडिफाई कर सकते हैं आप। कैसे फॉर्मूला मॉडिफाई कर लोगे आप, अब आपका v इज इक्वल टू हुआ स्क्वायर रूट ऑफ गामा पी बाय रो। इसको जरा अलग अलग कर लें, स्क्वायर रूट ऑफ गामा स्क्वायर रूट ऑफ पी बाय रो। ठीक है, सिंस एयर इज मेनली अ मिक्सचर ऑफ डायटोमिक गैस, हेंस गामा इक्वल्स 1.4। तो अब आपका वेलोसिटी कितना हुआ, स्क्वायर रूट ऑफ 1.4 इंटू, ये पहले ही आप कैलकुलेट कर चुके हो कितनी, 280 मीटर पर सेकेंड, और सारा का सारा निकाल करके आंसर आएगा आपका 332.5 मीटर्स पर सेकेंड, विच इज वेरी क्लोज टू द एक्सपेरिमेंटल और प्रैक्टिकल वैल्यू। तो इसका मतलब क्या हुआ, अब आपके लिए जो फॉर्मूला बना है वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर या गैस के लिए बना आपका फॉर्मूला v इक्वल्स गामा पी बाय रो। पी इज द प्रेशर ऑफ गैस। ठीक है, क्लियर है। कीजिए सर, हेडिंग आपने डालनी है क्या, स्पीड ऑफ साउंड, बल्कि लिखिए आप न्यूटन्स फॉर्मूला, न्यूटन्स फॉर्मूला फॉर स्पीड ऑफ साउंड इन एयर और गैस। न्यूटन कंसिडर्ड Newton considered that the formation of compression and rarefaction during the propagation of sound in air or gas are isothermal changes, since there is no change in temperature when sound propagate in gas. Since speed of sound in a medium is given by v equals e by rho. Since speed of sound in a medium is given by v equals square root of e by rho, where e is elasticity of medium and rho equals what, density of medium। लिखिए यहां तक ये, therefore for a gas v equals square root of ei by rho, where ei equals isothermal elasticity। where ei equals isothermal elasticity। ठीक है, अब ये सब आपने इलास्टिसिटी पहले फाइंड करी, फिर कांस्टेंट टेम्परेचर पे इलास्टिसिटी फाइंड करी प्रेशर के इक्वल। ठीक है, सिंस theoretically calculated speed of sound in air is largely different from practically observed values, therefore the Newton's equation is not correct। अब नेक्स्ट हैंड डालिए आप लाप्लास करेक्शन, LAPLACE लाप्लास करेक्शन। लाप्लास considered that formation of compression and rarefaction are fast process due to high frequency of sound, therefore
द चेंजेस in gas are adiabatic changes. Hence, speed of sound in air must be speed of sound in air or gas must be v equals square root of EA by rho. This is rho. और यहां EA क्या है? EA है adiabatic elasticity. नेक्स्ट एंड डालते हैं फैक्टर अफेक्टिंग स्पीड ऑफ साउंड इन एयर. फैक्टर्स अफेक्टिंग स्पीड ऑफ साउंड इन एयर. तो स्पीड ऑफ साउंड इन एयर का फॉर्मूला क्या बना? फैक्टर्स अफेक्टिंग स्पीड ऑफ साउंड इन एयर. फॉर्मूला आपका बना v इक्वस गामा पी बाय रो. तो सबसे पहला फैक्टर तो क्या बना? v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्क्वायर रूट ऑफ प्रेशर. प्रेशर ज्यादा होगा तो स्पीड ऑफ साउंड बढ़ जाएगी. ठीक है. प्रेशर कम होगा तो स्पीड ऑफ साउंड क्या होगी? कम हो जाएगी. और दूसरा फैक्टर क्या है? वेलोसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी. ये बात तो करेक्ट है लेकिन ये करेक्ट नहीं है. जबकि फॉर्मूले में प्रेशर आ रहा है तब भी ये करेक्ट नहीं है. रीजन उसका क्या है? पहले डेंसिटी की बात कर लो. डेंसिटी, अगर आपके पास दो गैसेज हैं सेम टेम्परेचर सेम प्रेशर पर, एक हाइड्रोजन है एक ऑक्सीजन है. हाइड्रोजन हल्की गैस है, इसकी डेंसिटी कम है. ऑक्सीजन भारी गैस है, इसकी डेंसिटी ज्यादा है. तो किसमें स्पीड साउंड की ज्यादा होगी? हाइड्रोजन में. ठीक है, क्लियर बात है बिल्कुल. अब एक ही गैस है, उस गैस का प्रेशर अगर आप चेंज कर दें तो क्या होगा? अगर आप किसी गैस को कंटेनर में रखते हैं, उसका प्रेशर बढ़ा देते हैं तो गैस के मॉलिक्यूल पास पास रह जाएंगे, वॉल्यूम कम हो जाएगा. प्रेशर दुगना कर दिया तो वॉल्यूम आधा रह जाएगा. वॉल्यूम आधा रह गया तो डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम, डेंसिटी कितनी हो जाएगी? आपने प्रेशर दुगना कर दिया, प्रेशर दुगना करने से वॉल्यूम आधा रह गया और डेंसिटी है मास अपॉन वॉल्यूम. तो डेंसिटी कितनी हो गई? जब वॉल्यूम आधा हो गया, मास वही का वही है, तो डेंसिटी कितनी हो गई? अरे कमाल की बात है, इतनी सी भी चीजें आप ओरल नहीं कर सकते. एक गैस का प्रेशर है पी, आपने बढ़ाकर प्रेशर कर दिया 2p. वॉल्यूम था वी, वी से घटकर वॉल्यूम रह गया v/2. सीधा सीधा बॉयल्स लॉ है. मास था गैस का कितना? m. अब डेंसिटी कितनी है? यहां डेंसिटी है मास अपॉन वॉल्यूम. यहां डेंसिटी कितनी है? मास अपॉन वॉल्यूम बाय 2. कितनी हो गई? 2m/v. डबल हो गई ना डेंसिटी. मतलब प्रेशर जब आपने डबल करा है तो इससे डेंसिटी भी दुगनी हो गई. जब प्रेशर के साथ डेंसिटी दुगनी हो रही है तो प्रेशर और डेंसिटी का रेशियो क्या रहेगा? प्रेशर दुगना हुआ, डेंसिटी भी दुगनी हो गई. तो प्रेशर बाय डेंसिटी कितनी, क्या चेंज होगा इसमें? प्रेशर आपने न्यूमरेटर दुगना कर दिया, डिनोमिनेटर अपने आप दुगना हो गया, डबल हो गया. तो प्रेशर और डेंसिटी दोनों ही सेम रेशियो में बढ़ रही हैं. तो इनका प्रोपोर्शन, इनका डिवीजन कैसा रहेगा? वही का वही बना रहेगा. भाई अगर प्रेशर यहाँ 2p हुआ तो यहाँ 2 ड्रॉ हो गया, घट के अब भी वही रहेगा. ठीक है. तो भले ही प्रेशर आपको दिखाई दे रहा है इसमें, लेकिन प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं होता स्पीड ऑफ साउंड इन एयर पर. लिखिए इसे. नंबर 1 लिखिए. इफेक्ट ऑफ प्रेशर. इफेक्ट ऑफ प्रेशर. देयर इज नो इफेक्ट since change in pressure cause change in volume in inverse proportion, which correspondingly change the density
in same proportion, and hence the ratio P by rho remains constant. Number 2, effect of density. If smaller the density, larger is the speed of sound. P inversely proportional 1 by under root of density, 1 by rho. P inversely proportional, P proportional 1 by square root of rho. ठीक है, और इसका एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल आप अपनी लाइफ में फील कर सकते हैं. इस टाइम ये जो हमारा ठंड का मौसम चल रहा है, जाड़े का मौसम चल रहा है, हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर बहुत तकड़ा है, हाई एटमॉस्फेरिक प्रेशर है. हवा में मॉइस्चर नहीं है, बहुत कम मॉइस्चर है इन दिनों में, सूखी है, ड्राई. आपको कैसे पता लगा आपकी स्किन ड्राई हुई जा रही बार बार? क्योंकि एयर ड्राई है. जब एयर ड्राई है तो बहुत तेजी से वाटर इवेपोरेट हो रहा है आपकी स्किन से और आपकी स्किन ड्राई हो रही है. लेकिन बरसात के मौसम में जब बहुत ढेर सारा मॉइस्चर होता है, कभी आप ध्यान देना है इस बात पर कि बरसात के मौसम में बहुत दूर तक की आवाजें भी आपको सुनाई दे जाती है. जाड़े के मौसम में या गर्मी के मौसम में बहुत दूर तक की आवाजें सुनाई नहीं देती. यहां तो मुझे नहीं पता कि क्या है, लेकिन बरसात के मौसम में मुझे अपने घर से रेलवे स्टेशन पे ट्रेन की आवाज़ सुनाई देती है मेरठ में, जबकि हमारे घर से उसका डिस्टेंस कम से कम 8-10 किलोमीटर है. लेकिन जाड़े में आजकल इन दिनों बिल्कुल नहीं सुनाई दे रही, जबकि हर हवा की डायरेक्शन फेवरेबल है. हवा के मूवमेंट से भी स्पीड ऑफ साउंड डिसाइड होती है. अगर हवा मेरे से आपकी तरफ को चल रही है तो स्पीड जुड़ जाएगी, बढ़ जाएगी. अगर हवा आपसे मेरी तरफ चल रही है तो साउंड की स्पीड इफेक्टिवली डिक्रीज हो जाएगी. तो इन दिनों में हवा भी फेवरेबल है, स्टेशन से मेरे घर की तरफ चल रही है पछुआ हवा, लेकिन तब भी सुनाई नहीं दे रही. बरसात में हवा पूर्व होती, अगेंस्ट होती, उसके बावजूद भी बहुत दूर तक की आवाज सुनाई दे जाती. रीजन कि बरसात में मॉइस्चर है. मॉइस्चर का मतलब वाटर. वाटर का मॉलिक्यूलर वेट कितना है? वाटर का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है? 18. H2O, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन. और एयर का मॉलिक्यूलर वेट कितना है? एयर का मॉलिक्यूलर वेट बहुत ज्यादा है, क्योंकि एयर में 80% तो है नाइट्रोजन, 28 है इसका मॉलिक्यूल, 20 मॉलिक्यूलर वेट 28, और 20% अप्रोक्सीमेटली 20% क्या? ऑक्सीजन, जिसका 32 है. तो एयर का जो एवरेज मॉलिक्यूलर वेट है 28 और 32 के बीच का है, जबकि वाटर का मॉलिक्यूलर वेट है 18, है ना? तो मैं 28 और 32 के बीच में 30 कह देता हूं. अब 30 मॉलिक्यूलर वेट वाले में 18 मॉलिक्यूलर वेट वाली चीज बढ़ा दिया आपने, तो ओवरऑल मॉलिक्यूलर वेट घट जाएगा ना. आपने भारी चीज में हल्की मिला दी, भारी गैस में हल्की गैस मिला दी आपने. हल्की गैस कौन है? हल्की वेपर, वाटर की. तो मॉलिक्यूलर वेट कम हो जाएगा इफेक्टिव. ड्राई एयर का मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा है और मॉइस्ट एयर का मॉलिक्यूलर वेट कम है. ड्राई एयर की डेंसिटी ज्यादा है, मॉइस्ट एयर की डेंसिटी कम है. तो इसलिए मॉइस्ट एयर में स्पीड ऑफ साउंड बढ़ जाती है, दूर तक की आवाजें सुनाई दे जाती हैं. ठीक है, क्लियर है बात? लिखे है इस पूरे को क्या? नहीं, छोड़ो. अब एक और फैक्टर है टेम्परेचर. एक और फैक्टर है टेम्परेचर. अब टेम्परेचर कैसे निकाल कर लाएं? आपकी इक्वेशन क्या है यहां? इक्वेशन है स्पीड ऑफ साउंड की है गामा पी बाय रो. ठीक है, और आइडियल गैस इक्वेशन के अकॉर्डिंग पीवी इक्वल्स होता है आर टी, 1 मोल ऑफ गैस के लिए. तो पी इक्वल्स आर टी बाय वी. अब यहां आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं पी की वैल्यू. तो वी, ये वेलोसिटी वाला वी, स्क्वायर रूट ऑफ गामा आर टी बाय रो इंटू वी. डेंसिटी इंटू वॉल्यूम कितना बन जाएगा बताओ? 1 मोल. 1 मोल की डेंसिटी, 1 मोल का वॉल्यूम. तो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम क्या बन जाएगा? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम बन जाएगा आपका मॉलिक्यूलर वेट.
गामा आर टी अपॉन एम। अब यहाँ गामा और आर तो कांस्टेंट है, इसका मतलब टेम्परेचर जितना ज्यादा होगा उतनी ज्यादा स्पीड होगी, मॉलिकुलर वेट जितना कम होगा उतनी ही ज्यादा स्पीड होगी। velocity directly proportional to square root of temperature, velocity inversely proportional to square root of molecular weight। molecular weight of hydrogen कम है molecular weight of, तो इसका मतलब velocity of sound in hydrogen is greater than velocity of sound in oxygen। ठीक है, कर लीजिए सर।